हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे एक्लेम्सिया के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था प्री एक्लेम्सिया का मैनेजमेंट। तो प्री एक्लेम्सिया का ही सीवियर रूप क्या होता है? एक्लेम्सिया होता है। हमने पढ़ा था कि प्री एक्लेम्सिया में क्या होता है। प्री एक्लेम्सिया में होता है प्रोटीन यूरिया होता है, एक तो एडिमा होता है एंड बीपी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ये अगर है तो उसको अपन ने नाम दिया था कि ये क्या है? प्री एक्लेम्सिया है। एंड सीजर और ऐड हो जाएगा तो इस अपन क्या नाम देंगे? एक्लेम्सिया नाम देंगे। तो ये हो गया कि एक्लेम्सिया क्या होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। अब एक्लेम्सिया में करते क्या है? तो एक्लेम्सिया में क्या करते हैं अपन? जो सीजर आते हैं उसको नोट करते हैं, एक्टिवली नोटेट करते हैं। एक्लेम्सिया कितने टाइप के होते हैं? तो एक्लेम्सिया अपन 3 टाइप पे डिवाइड कर रखा है अपन ने। किस बेस पे टाइप मतलब डिवाइड कर रखा है? तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, कि कौन सा सीजर कब आएगा कब नहीं आएगा, उस टाइप से अपन ने डिवाइड कर रखा है। तो इसकी बात करते हैं कि बिफोर डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जो कंसीव हुआ था उससे लेकर 9th मंथ का जो ड्यूरेशन होता है उसमें जो ये एक्लेम्सिया या सीजर आते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? एंटीपार्टम एक्लेम्सिया बोलते हैं। मतलब जो पहले आता है ड्यूरेशन पे। उसके बाद में हम बात करते हैं ड्यूरिंग लेबर। जो ड्यूरिंग लेबर के टाइम पर जो एक्लेम्सिया होता है उसको बोलते हैं इंट्रापार्टम एक्लेम्सिया। आफ्टर डिलीवरी बट विद इन 48 आवर, यदि 48 आवर के बाद में आएंगे तो अपन ये नहीं बोल सकते कि एक्लेम्सिया के कारण आ रहे हैं, वो कोई और रीज़न के कारण भी हो सकता है। तो 48 आवर के अंदर अंदर डिलीवरी के बाद में यदि एक्लेम्सिया या सीजर आ रहे हैं तो अपन क्या बोलेंगे कि ये पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया है। तो ये 3 टाइप का हो गया, एंटीपार्टम एक्लेम्सिया, इंट्रापार्टम एक्लेम्सिया एंड पोस्टपार्टम एक्लेम्सिया। अब इनमें से कौन कॉमन होता है, कौन डेंजर होता है? तो इसमें जस्ट आप खुद देखो, इसमें लेबर हो रहा है तो ये इतना खतरनाक नहीं हो सकता, डेंजर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अपन दवाई मेडिसिन वगैरह दे के इसको थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। बाद में आ रहा है तो बच्चा तो मतलब बेबी बर्थ हो गया है, इसके बाद में इतना कोई इफेक्टिव नहीं है। बट यदि ये ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी में आ रहा है तो इसमें मदर एंड बच्चे दोनों को तो डेंजर रहेगा। एंड ये कॉमनेस्ट टाइप भी है, मोस्ट कॉमन एक्लेम्सिया है ये, क्योंकि ये यही होता है सबसे ज़्यादा। ड्यूरिंग लेबर अपन बोल रहे हैं मेडिसिन दे के कुछ भी कर सकते हैं, लेबर के बाद में ये आता ही नहीं है, क्योंकि एक्लेम्सिया है क्या? ये प्रेगनेंसी में होता है तो ये बाद में आएगा ही नहीं। तो ये एंटीपार्टम एक्लेम्सिया, यही तो मोस्ट कॉमन एक्लेम्सिया एंड यही मोस्ट सीवियर एंटीपार्टम एक्लेम्सिया है। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें एक्लेम्सिया या स्टेजेस की, तो ये 4 स्टेजेस होती है एक्लेम्सिया की, या क्लिनिकल फीचर्स बोल सकते हैं अपन इसको। फर्स्ट आती है प्रीमोनिटरी स्टेज, सेकंड होती है टोनिक फेज, थर्ड होती है क्लोनिक फेज एंड फोर्थ होती है स्टेज ऑफ कोमा। ठीक है, तो प्रीमोनिटरी स्टेज में क्या होता है? प्रीमोनिटरी स्टेज में जो क्लाइंट है या जो पेशेंट है उसमें क्या होगा? ट्वीचिंग होगी। ट्वीचिंग किस किस में होगी? उसकी नेक की मसल्स में होगी, फेस की मसल्स में होगी सबसे ज़्यादा, और टंग, ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होगी, मसल ट्वीचिंग होगी। और जो रोलिंग ऑफ आई, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि रोलिंग ऑफ आई किस में होता है? तो प्री मॉनिटरी स्टेज में जो पेशेंट है उसकी रोलिंग ऑफ आईज होती है, और जो ये स्टेज है ये लास्ट 30 सेकेंड तक होती है। फर्स्ट इनिशियल स्टेज ये है। ठीक है, तो मसल्स ट्विचिंग सीन इन फेशियल मसल्स, फिंगर, टंग, नेक, ये मैंने बता दिया। रोलिंग ऑफ आईज होती है लास्ट फॉर 30 सेकेंड की होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें फेस, नेक एंड टंग क्या होती है? ट्वीजिंग होती है। क्या होती है? स्टेज होती है। ये एक तरीके से जैसे ओरा स्टेज होती है ना, उस टाइप के इसमें हमें पता लग जाता है कि मतलब जो पेशेंट है उसको ट्वीचिंग होने लगती है, रोलिंग ऑफ आई होने लगती है, तो अपन को आइडिया हो जाता है कि अब इसको क्या आएंगे? सीजर आएंगे।
ठीक है, ये 30 सेकेंड तक हो गई, ये प्री मॉनिटरी स्टेज है। ठीक है, अब आती है टोनिक स्टेज। टोनिक स्टेज में क्या होता है, हर एक स्टेज में मैं एक एक आपको क्वेश्चन बताऊंगी, वो लगभग आए हुए क्वेश्चन है। फिर है टोनिक स्टेज, उसमें रोलिंग ऑफ आई वाला पूछा गया है। टोनिक स्टेज में क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज़। एक्सट्रीमिटीज़ क्या होते हैं, फ्लेक्शन होती है। लेकिन टंग प्रोट्रूजन होते हैं, हैंड क्लिंच हो जाते हैं, मतलब हैंड ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, कर्व इन बैक, स्टिफिंग आ जाती है, जिसको अपन बोलते हैं ओपिस्टोटोनिक पोस्चर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओपिस्टोटोनिक पोस्चर किस में, कौन से स्टेज में देखा जाता है, तो ये टोनिक स्टेज में पूछा जाता है, टोनिक स्टेज में होता है। एंड एक बार पूछा हुआ है कि ओपिस्टोटोनिक पोस्चर है वो किस में देखने को मिलता है, तो ये एक्लेम्सिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अभी उसमें क्या हो रहा था, उसके अंदर ट्विचिंग हो रही थी, इसमें जो एक्सट्रीमिटीज़ है उसका फ्लेक्शन होगा, जो हैंड है उसको क्या होगा, क्लींच होगा, टंग प्रोट्रूजन मतलब टंग पीछे की ओर चली जाएगी, और कर्व इन बैक स्टिफिंग होगा। ठीक है, ओपिस्थोटोनिक पोस्चर क्या हो रहा है, धनुषाकार। जो पेशेंट है, जैसे अपन ये बात करते हैं, ये पेशेंट है, ठीक है, वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, उसकी जो कर्व बन जाएगा, तो ये क्या है, एक धनुष का आकार की। ओपिस्थोटोनस किसको बोलते हैं, धनुष पोस्चर को बोलते हैं, धनुषाकार को। ठीक है, तो टोनिक स्टेज में धनुषाकार पोस्चर हो जाते हैं। रेस्पायरेशन सीज, जो रेस्पायरेशन है वो इसमें सीज होने लग जाता है। ठीक है, फिर इसमें उसमें क्या होती है, रोलिंग ऑफ आई होती है। टोनिक स्टेज में क्या होगी, टोनिक स्टेज में आई बॉल है ना, एक जगह रोलिंग होके फिक्स हो जाएगी। ये क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है। उसके बाद में लास्ट 4, ये भी 30 सेकेंड की होती है। एंड इसमें साइनोसिस देखने को मिलता है। कौन सा साइनोसिस, तो एक्रोसाइनोसिस। एक्रोसाइनोसिस का मतलब क्या है कि जो एक्सट्रीमिटीज़ है इनमें साइनोसिस होगा, और बॉडी होगी वो क्या होगी, पिंक होगी, उसको बोलते हैं एक्रोसाइनोसिस। तो ये किस में देखने को मिलता है, ये टोनिक स्टेज में देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करते हैं क्लोनिक स्टेज की। तो क्लोनिक स्टेज में कहते हैं तो जर्की मूवमेंट आते हैं उसको, पेशेंट को, एंड स्लाइवेशन होता है। ये क्वेश्चन इसमें आया हुआ है कि जो एक्लेम्सिया है उसके क्लोनिक स्टेज में कौन से स्लाइवेशन होते हैं, तो फ्रोदी स्लाइवेशन होते हैं। फ्रोदी स्लाइवेशन क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होती है, ब्लीड, टंग बाइट हो जाती है, इसलिए उसमें ब्लीडिंग होती है। फ्रोदी के रूप में मतलब स्लाइवेशन होते हैं क्लोनिक स्टेज में। जर्की मूवमेंट आते हैं, स्लाइवेशन, ब्लीडिंग है ये। ठीक है, ये इसमें फ्रोदी ब्लीडिंग एक ही सेंटेंस है, मतलब ये कितनी होती है, 1 से 4 मिनट की होती है, मैक्सिमम 4 है, इतनी जाती नहीं है क्योंकि इतनी देर ये नहीं रहेगी। 1 मान के चलो आप, मैक्सिमम यदि आ जाए क्वेश्चन तो आपको 4 मिनट लिखनी है। साइनोसिस स्टार्ट्स रिजोल्व, जो साइनोसिस अपने बात की थी कि एक्रोसाइनोसिस कौन सी में, टोनिक स्टेज में होता है, वो उसमें क्या होने लगता है, रिजोल्व होने लगता है। ठीक है, कोमा, इसके बाद में कौन सी स्टेज आएगी, कोमा स्टेज। तो कोमा स्टेज की बात करें तो ये क्या है, ये लास्ट की स्टेज है पहली तो बात, और इसको क्या बोलते हैं, पोस्ट इक्टल। इक्टल किसको बोलते हैं, सीजर होता है उसको अपन बोलते हैं इक्टल। तो इस जो ये स्टेज है इसको क्या बोला जाता है, पोस्ट इक्टल स्टेज बोला जाता है। अभी इसमें क्या होगा, वेन जर्की मूवमेंट स्टॉप, जर्की मूवमेंट इसमें आ रहे थे, इसमें स्टॉप हो रहे हैं, तो पेशेंट मूव इन डीप स्टेट ऑफ अनकॉन्शियस हो जाएगा वो, और मतलब डीप स्लीप की कंडीशन में चला जाएगा। एंड दिस में परसिस्ट फॉर ए वाइल, ये ड्यूरेशन कितनी देर है ये अलग अलग पे डिपेंड करती है। थैंक यू।